Hello everyone, this is Special Educator Pooja Prakash from Center for Special Education, Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। देखिए, आज के सेशन में या आज के वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि हम इस पर्टिकुलर गोल को कैसे सिखाएं या इसकी ट्रेनिंग टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, बल्कि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, बड़े सारे क्वेश्चंस आ रहे थे जिनके जवाब मैं नहीं दे पा रही थी। तो आई रियली थॉट कि एक वीडियो क्वेश्चन आंसर सेशंस का ही बना लिया जाए। तो लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, आप पेरेंट्स की ट्रेनिंग को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देती हैं? आपके हर वीडियो में पेरेंट ट्रेनिंग के ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर बोला जाता है। तो देखिए मेरे प्यारे मॉमीज़ एंड डैडीज़, आप एक ऐसे जंगे मैदान में हैं, इर्रिस्पेक्टिव व्हाट कि आपके बच्चे का डायग्नोसिस क्या है। जिनका भी डायग्नोसिस नहीं हुआ है तो रेड फ्लैग्स क्या है, इर्रिस्पेक्टिव, ऑटिज्म है, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है, एलडी है, एडीएचडी है, डाउन सिंड्रोम, इर्रिस्पेक्टिव, उन सबको साइड में करिए। लेकिन अब आप ऐसे इमेजिन करिए कि आप एक ऐसे जंगे मैदान में हैं जहाँ पर आपको खुद शूट करना आना चाहिए, बंदूक चलानी आनी चाहिए, असलहों का प्रयोग करना आना चाहिए। और ये जो बारूद और असलहे हैं, ये हमारे टीचिंग टेक्निक्स और मेथड्स हैं, टीएलएम्स हैं। आप ये लड़ाई कैसे लड़ने वाले हैं? इसको और सरल भाषा में देखिए कि अगर आप किसी एक ऐसी अनजान जगह हैं तो यू नीड अ रोड मैप ना। आप गाइड बुक को लेते हैं, ट्रेन से जाने वाली अलग गाइड बुक्स होती हैं, बस से जाने वाली अलग गाइड बुक्स होती हैं। तो आपको अगर किसी अनजान शहर में अगर आप फंसते हैं तो आप उस गाइड बुक का सहारा लेते हैं ना। सहारा आपको गाइड बुक से मिलता है, ना कि किसी पर्टिकुलर आप कितनी देर तक किसको बोलते रहेंगे कि मुझे ये रास्ता बताओ। ऐसा भी हो सकता है कि लैंग्वेज ना समझ में आ रही हो। सो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन मैंने अपने 15-16 साल के प्रोफेशनल करियर में, ये मेरा अपना निजी अनुभव है जिसको अब ये दिन पर दिन बहुत मजबूत होता जा रहा है कि अगर आप अपने बच्चे को ट्रेन करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस आता है। जितना टाइम लोग एक्सेप्टेंस में, सबसे पहले डिनायल होता है, उसके बाद थोड़ा सा बीच का एक पॉज टाइम आ जाता है, फिर वो एक्सेप्ट करने लगते हैं। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि जितना टाइम हम डिनायल में, नहीं बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मूडी है, या अरे बोलता ही तो नहीं है, बाकी तो सब कर रहा है, पानी पीता है, खाता है, बच्चों के साथ खेलता है। अगर हम अपने आप को थोड़ा सा भ्रम की स्थिति में ना डालें, एक्सेप्ट कर लें। आप मत एक्सेप्ट करिए कि बच्चे को दिक्कत आ रही है, लेकिन जो वो बच्चा जो डिफिकल्टी फेस कर रहा है, उस डिफिकल्टी से उसको निकालने के लिए उसको क्या स्टिमुलेशन देने चाहिए, क्या सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, ये आपको देना ही होगा। इसको देने के लिए अब वो जितनी भी टीचिंग टेक्निक्स हैं, जो भी ट्रेनिंग मेथड्स हैं, जो भी करिकुलम उसका प्लान होना है, वो कैसे डिज़ाइन होना है, वो कैसे उसका वो छोटे छोटे गोल्स में उसकी टास्क एनालिसिस बननी है, कैसे वो हर एरिया से उठाया जाएगा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि अगर बच्चा बोल नहीं रहा है तो बोलने के लिए नहीं चिंता करनी है, पहले ये देखना है कि बच्चा समझ भी रहा है कि नहीं। इस पर ऑलरेडी मैंने एक बहुत डिटेल सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि व्हाट इज रिसेप्टिव लैंग्वेज एंड हाउ टू डेवलप इट, एंड वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम डेवलप करके रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। उसका लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग उसे चेक करिएगा। तो कई बार पेरेंट्स को नहीं अगर पता है, अब नहीं पता है तो इसका फ़ायदा भी उठाया जाता है। आप समझ रहे हो, इसका फ़ायदा भी उठाया जाता है। देखिए, अगर हमको खुद रोटियां पकानी आती होंगी तो हम रोटी पका के खा लेंगे, और घर की पकी रोटी से ज़्यादा अगर हेल्दी के पैमाने पे माना जाए कि उससे ज़्यादा कुछ स्वास्थ्यवर्धक कुछ होगा, मैं नहीं मानती। अगर आप कहें कि वो सफाई के लेवल पे, और माँ का प्यार, पिता का प्यार, उसका तो बिल्कुल कमाल ही, इफेक्ट ही बिल्कुल अलग होने वाला है। आप समझ रहे हो?
आप एक ऐसे जंगे मैदान में हैं जहां आपको अगर गोली चलानी नहीं आती है, बंदूक चलानी नहीं आती है, अपने दुश्मन को मारना नहीं आता है, लक्ष्य को भेदना नहीं आता है, तो आप निहत्थे हैं। और आप तब तक निहत्थे रहेंगे जब तक आप अपने बच्चे को खुद ट्रेन करना, कौन से मेथड्स को यूज करना, कौन से ट्रेनिंग टेक्निक्स को यूज करना है, कैसे टीएलएम बनाना है, हर चीज के लिए ऑनलाइन शॉपिंग की जरूरत नहीं है। घर में इतना सारा सामान है, वी जस्ट नीड थोड़ा सा थोड़ा सा हमें क्रिएटिव होना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, काम वहीं बन जाना है। अगर हमने बच्चे के डायग्नोसिस को, या बच्चा थोड़ा सा हमारा कहीं डिफिकल्टी फेस कर रहा है, इस चीज को अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया है तो हमको उसको मदद करनी चाहिए। जैसे कि 1-2 साल का बच्चा है और अभी भी वो 2 वर्ड्स कंबाइन करके नहीं बोल रहा है, जैसे बिस्किट दे दो, पापा बाय, घूमी चले। जनरली बच्चे ऐसे बोलते हैं, मम्मम चाहिए या मम्मम दे दो, ऐसे नहीं बोल रहा है। 2 साल का बच्चा 2 वर्ड्स को कंबाइन करके बोलता है। अगर हमारा बच्चा ये नहीं बोल रहा है तो आप के लिए ये एक रेड फ्लैग होना ही चाहिए। बच्चा पॉइंटिंग नहीं कर रहा है, रेड फ्लैग होना ही चाहिए। बच्चा नाम पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, रेड फ्लैग होना ही चाहिए, राइट? बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, रेड फ्लैग होना ही चाहिए। आप ये मत एक्सेप्ट करिए कि बच्चे को कोई डायग्नोसिस वाला, ठीक है, आप मत वहां तक जाइए, लेकिन जो दिक्कत आ रही है उसको तो एड्रेस करेंगे ना, उसको तो समझाएंगे ना। उसको कैसे समझाएंगे? आपको किसी ऐसे थेरेपिस्ट की या किसी ऐसे एजुकेटर की आवश्यकता है जो आपको ट्रेनिंग दे, राइट? आप ऐसे थेरेपिस्ट के पास जाइए या ऐसे सेंटर्स को अप्रोच करिए। दुनिया जहान में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो पेरेंटल ट्रेनिंग को लेके बड़ी बड़ी मुहिम चला रही हैं। जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, आप उनसे पूछिए कि पेरेंट्स का ट्रेन होना कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैं क्यों ना कहूँ कि पेरेंट्स का ट्रेनर बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं जिनमें मुझे ये कह के पूछा, सारी बातें पूछ ली जाती हैं, सारी डिटेल्स ले ली जाती हैं, लेकिन ऑनलाइन सेशन में तो माँ को बैठना होगा ना। या बहुत सारे पिता भी हैं मेरे सेंटर पे जो बच्चे के साथ बैठकर बच्चे को सिखा रहे होते हैं। हमें अपना इनपुट देना होगा, सिर्फ थेरेपिस्ट के देने मात्र से नहीं। और जब हम अपना इनपुट देते हैं, हम उन सारी रिक्वायर्ड स्किल्स को भी सीखते हैं जो कि एक थेरेपिस्ट के पास होती हैं। उन बारीकियों को समझ पाते हैं कुछ समय में, जिन बारीकियों को एक थेरेपिस्ट पकड़ रहा होता है। हम उस नज़र से देखना शुरू करते हैं अपने बच्चे को, जिस नज़र से हमारा थेरेपिस्ट देख रहा होता है। और हम विजनरी गोल्स को प्लान करते हैं। कैसे? विजनरी गोल्स। ABCD के बंधन में कोई एजुकेटर, एक एक्सपीरियंस एजुकेटर ABCD या किसी भी एकेडमिक गोल के प्रेशर में कभी नहीं आता है, कभी कभी भी नहीं आता है। उसके गोल्स बड़े विजनरी होते हैं। सेल्फ हेल्प शुड बी द फर्स्ट टारगेट गेटिंग, वहां से गोल उठते हैं। रिसेप्टिव लैंग्वेज आर द फर्स्ट गोल्स जहां से गोल्स उठते हैं। ग्रॉस मोटर इमिटेशन, अटेंडिंग स्किल, बच्चा बैठ रहा है, फॉलो कर रहा है इंस्ट्रक्शन को, ये सारे पहले वो गोल्स हैं जो उठाए जाते हैं। ये हमें तभी तो पता चलेंगे जब एक कोई भी मम्मी पापा ट्रेनिंग लेंगे। तो पेरेंटल ट्रेनिंग से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं हमेशा अपने से जुड़ने वाले उन तमाम पेरेंट्स को बोलती हूँ, इररिस्पेक्टिव आप दुनिया के किसी भी कोने में अपने बच्चे का थेरेपी कराएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आपको प्लान दिया जाता है, हर महीने लिखित प्लान दिया जाता है बच्चे को जो थेरेपी सेशन चल रहा है उसमें, और आपके बीच में ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं। नो थेरेपी सेशन बिहाइंड क्लोज डोर इज अ न्यू स्लोगन दीज डेज। भाई, थेरेपी सेशन बंद दरवाजे के पीछे नहीं होता है। ये एक ऐसी मुहिम है जिसमें टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी के भी महत्व को कम या ज्यादा नहीं कर सकते। और जब यहाँ बात पेरेंट्स की आती है, दे आर द सुप्रीम। आई डोंट थिंक सो कि इससे ज्यादा कोई और एक्सप्लेनेशन मुझे देना चाहिए। आपको समझ में आया होगा कि पेरेंटल ट्रेनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपको नहीं आएगा, आप सेंटर दर सेंटर, थेरेपिस्ट दर थेरेपिस्ट, लाख कमियों के बावजूद, लाख परेशानियों के बावजूद परेशान होते रहेंगे। मैडम ये कैसे होगा, मैडम वो कैसे होगा, सर ये बता दीजिए, सर वो बता दीजिए। हमको खुद ही आता होगा
हम सब सिखा लेंगे, राइट। दूसरा सवाल है, क्या ऑटिज्म ठीक हो सकता है? ये सवाल कई बार मुझसे पूछा गया था, तो मैंने इसको अपने आज के वीडियो के लिए चुना है कि क्या ऑटिज्म ठीक हो सकता है। डियर पेरेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑटिज्म इज नॉट एट ऑल अ डिजीज। ठीक क्या होती है? बीमारी। कोई अगर हमको बीमारी हो जाए तो वो ठीक होती है। ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ मेंटल स्टेट। ये एक मानसिक अवस्था है जिसमें हमारा सबसे पहला लक्ष्य होता है कि हम बच्चे को फंक्शनल करें। ऑटिज्म के ऐसे तमाम केसेस हैं दुनिया में जहां पर उनका आईक्यू एक नॉर्मल इंसान के आईक्यू से भी ऊपर होता है। वो बहुत अच्छा हाई लेवल पे फंक्शन कर रहे होते हैं। लेकिन हमको इस भ्रम से निकलना है कि ऑटिज्म को हम ठीक कर देंगे, ऑटिज्म को हम फिक्स कर देंगे, या इस पर्टिकुलर चीज़ से ये ठीक हो जाएगी। बहुत सारे दुनिया में ऐसे भी रिसर्च स्टडीज़ चल रहे हैं जो नेचुरल वे में थेरेपीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, स्पेशल एजुकेशन है। ये सारी वो थेरेपीज़ है जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपने एक नेचुरल इन्वायरमेंट में अपने बच्चे को नाउन सिखा रहे हैं, वर्ब सिखा रहे हैं, इमिटेशन सिखा रहे हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इसको किसी और माध्यम से ट्रीट करना चाह रहे हैं या ठीक करना चाह रहे हैं, तो ये जो ठीक करना है, ये शब्द आई थिंक ठीक नहीं है, क्योंकि ऑटिज्म इज नॉट एट ऑल अ डिजीज। ये एक मानसिक अवस्था है जिसमें बच्चे का दिमाग या उस व्यक्ति का दिमाग दूसरे तरीके से, उसके ब्रेन में वायरिंग होती है और वो दूसरे तरीके से काम कर रहा होता है, राइट। हमको इन बच्चों के प्लस पॉइंट को बहुत ज़्यादा समझना है कि इनका प्लस पॉइंट क्या है, और हम उन प्लस पॉइंट को उठाकर उनको सशक्त करके, उसको मजबूत करके आगे उसको किस तरीके के विजनरी गोल पर डाल सकते हैं, राइट। अब सी अगेन, यहाँ विजनरी गोल की बात हो रही है। यहाँ अभी की बात नहीं हो रही कि 6 महीने बाद क्या होने वाला है या 3 महीने बाद क्या होने। विजनरी गोल क्या होना चाहिए? आई कैन अंडरस्टैंड जब इस तरीके की बातें होती हैं तो पेशेंस का होना, धैर्य का होना, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस का होना, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, परसिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की है। ये आप हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। तो ऑटिज्म को ठीक करने को ना ध्यान देकर हमें अपने बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना है। हम ना रहें, हम घर में नहीं है मान लीजिए अगर, तो एक छोटा सा बच्चा जो कि 3-4 साल का है, उसको इतना ज़रूर आना चाहिए कि वो डब्बा खोल के कैसे बिस्किट निकाल के खा ले, कैसे पानी का बोतल खोल के ग्लास में पानी निकाल के पानी पी ले, ये उसको आना चाहिए। हमको पहले बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना है, वो गोल पहले होना चाहिए, राइट। अपने तीसरे सवाल को लेते हैं कि हाँ, आपको क्या लगता है कि हमें बच्चों की स्पीच थेरेपी कब शुरू करनी चाहिए? देखिए, जब बात आती है बच्चों की स्पीच थेरेपी की, तो मेरा हमेशा से ये कहना है कि बच्चे को एटलीस्ट कुछ एक वर्बल इंस्ट्रक्शंस लेना, यानी सिंगल वर्बल इंस्ट्रक्शंस लेना आना चाहिए। बच्चे के अटेंडिंग स्किल कंप्लीट होने चाहिए। अटेंडिंग स्किल में क्या क्या आता है? चेयर पे इंडिपेंडेंटली बैठना, इंस्ट्रक्शन दिए जाने पर बच्चा चेयर पर इंडिपेंडेंटली बैठे, थोड़ा बहुत आई कांटेक्ट होना चाहिए, इम्प्रूव्ड आई कांटेक्ट होना चाहिए, वेवरी आई कांटेक्ट नहीं, एंड इमिटेशन स्किल्स बच्चे के काफ़ी अच्छे होने चाहिए। इमिटेशन स्किल्स में मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चे को कुछ एक ग्रॉस मोटर इमिटेशन आने चाहिए, कुछ एक फाइन मोटर इमिटेशन आने चाहिए, कुछ एक इमिटेशन विथ ऑब्जेक्ट आने चाहिए, क्योंकि इन 3 चरण के बाद ओरल मोटर इमिटेशन आता है। आप कहें कि आप बच्चे को ओरल मोटर इमिटेशन, यानी किसी बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे, बेटा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ओरल मोटर इमिटेशंस आर द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, राइट। तो आप बच्चे के कुछ इमिटेशन स्किल्स को अगर डेवलप कर लेते हैं, अटेंडिंग स्किल्स को बच्चा अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है,
तो आप इस चीज़ को टारगेट कर सकते हैं। अगला सुझाव इसी क्रम में मेरा ये रहेगा कि आपके बच्चे का रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल कैसा है। यानी कि आपने स्पीच थेरेपी में एडमिशन दिला दिया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बेशक कराइए, लेकिन बच्चा बोल नहीं रहा है, मैं हमेशा कहती हूँ ये एक बात है, क्या बच्चा समझ रहा है वो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे का रिसेप्टिव लैंग्वेज नहीं है, बच्चा कैसे बोलेगा। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल से पहले रिसेप्टिव लगा होता है, और हमारे बच्चे को रिसेप्टिव में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। कई सारे नाउन्स के साथ साथ प्रीपोजिशंस भी आने चाहिए, कुछ एक दो एडजेक्टिव्स भी होने चाहिए, राइट। एंड जैसे कि मैंने पहले कहा, वर्बल इंस्ट्रक्शन। तो अगर आपका बच्चा पॉइंटिंग करता है, अगर आपका बच्चा आई कांटेक्ट देता है, अगर आपका बच्चा अटेंडिंग स्किल बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दिए जाने पर चेयर पर बैठो बच्चा बैठ रहा है, कोई एक्टिविटी दिए जाने पर वो थोड़ा सा ना इंडिपेंडेंटली लेकिन पार्शियल फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ भी अगर कर रहा है, रिसेप्टिव लैंग्वेज में उसके पास कई एक नाउन्स हैं, कुछ एक वर्ड्स हैं, बच्चा वर्बल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, पॉइंटिंग करता है और इमिटेशन स्किल्स है, तो आपका बच्चा इस स्पीच थेरेपी के लिए तब रेडी है। आपको तब अपने बच्चे के लिए एक स्पीच थेरेपिस्ट ढूंढना है और उसे सीखना है कि हम उसकी मदद कैसे करें। आपके अपने कोई सवाल हैं, आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर में लिख सकते हैं, या आप जैसे मैसेंजर पे भेजते हैं या ईमेल भेजते हैं, आप वहाँ पर मुझको पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा है कि मैम आपको कैसे कनेक्ट किया जाए, आपका एड्रेस क्या है। भाई हम फेसबुक पर अवेलेबल हैं, हम यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, हम गूगल मैप्स पर अवेलेबल हैं, हम इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हैं। आप ढूंढ कर तो देखिए, हम आपको मिल जाएंगे। इफ़ यू हैव एनी सच काइंड ऑफ क्वेरीज, डोंट हेजिटेट टू आस्क, आई विल डेफिनेटली आंसर देम। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। Don't forget to share my videos with the parents. It is very very important. हम जिस परेशानी में फंसे हुए हैं उसको सिर्फ एक पेरेंट समझ सकता है। आप शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब चाहे आप मत करिए, क्योंकि जो मेरे वीडियो एनालिटिक्स हैं वो बताते हैं कि 50% वो क्राउड है जो मुझे देखता है, जो मुझे सब्सक्राइब ही नहीं करता है। तो मुझे लगता है मुझे ये कहना छोड़ देना चाहिए कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्निंग फॉर ऑल। डोंट लाइक, डोंट सब्सक्राइब, बट प्लीज़ शेयर, ऑनेस्टली प्लीज़ शेयर। एक पेरेंट अगर ये ठान ले कि हम एक दूसरे पेरेंट को ये एक वीडियो शेयर करेंगे, तो लोगों को अवेयरनेस तो आएगी, पता तो चलेगा। लोग इतने परेशान हुए बैठे हैं, जगह जगह भाग रहे हैं, एक सेंटर से दूसरे थेरेपी सेंटर, कितना सारा कई जगह एडवांस पैसा दे देते हैं और बाद में बात बन नहीं रही होती है। हम ऐसा क्या करें कि हमारी बातें बने? हमें अवेयर होना होगा, अवेयर होकर ही ये सब होगा। तो आप शेयर करिए एंड मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।